तो दूसरे विषय के तहत हम लोग पहले दिनों देखा था फ्रांसीसी क्रांति का कारण। आज हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप। क्या था? स्वरूप। यानी फ्रांसीसी क्रांति कैसी क्रांति थी? तीन तरह के मत हैं। पहला मत कहता है यह सर्वहारा की क्रांति थी, दूसरा मत कहता है मध्यवर्गीय क्रांति, और जो तीसरा जो मत है यह कहता है बौद्धिक क्रांति। ठीक है, आज हम लोग इन्हीं पहलुओं पर विचार विमर्श करेंगे। देखिए 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति रही, इसके मूल में कौन था? पहला लोग थे जो निरंकुश राजशाही और इसके साथ साथ निरंकुश राजशाही, इसके साथ साथ सामाजिक विषमता का शिकार हुए ये लोग कौन थे? मध्य और सर्वहारा वर्ग। यानी कुछ विद्वानों का मानना है 1789 की क्रांति मध्यवर्गीय क्रांति है, और कुछ विद्वान 1789 की क्रांति को सर्वहारा वर्गीय क्रांति कहते हैं। सर्वहारा का मतलब होता है किसान और मजदूरों की क्रांति। और लेकिन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजशाही शासन का अंत होता है। लुई 16वां की गद्दी को हटा दिया जाता है और वहाँ व्यवस्थापिका काम संभालती है, और व्यवस्थापिका काम संभालती है। और व्यवस्था 1789 से 1799 तक ले फ्रांस में क्रांति के बाद का दौर उथल पुथल का दौर है। पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा काम किए गए, फिर डायरेक्टरी शासन आया। नेपोलियन बोनापार्टा ने डायरेक्टरी शासन का अंत कर दिया, और इसके बाद डायरेक्टरी शासन का अंत करके स्वयं को प्रथम काउंसिल के रूप में वह शासक के रूप में आता है। अब प्रश्न उठता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से किस वर्ग का उत्थान हुआ? अमूमन सर्वहारा वर्ग की सत्ता तो आई नहीं, सर्वहारा के वर्ग के लोग सत्ता में भागीदार नहीं बने, और जो राष्ट्रीय सम्मेलन या व्यवस्थापिका में जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, रहनुमा थे, उनकी भागीदारी होती है। इसलिए कह सकते हैं 1789 की क्रांति मध्यवर्गीय क्रांति। इस पर अधिकांश विद्वानों ने अपनी मुहर भी लगाई है। 1789 की क्रांति मध्यवर्गीय क्रांति। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। बहुत से विद्वानों ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को बौद्धिक क्रांति कहा। क्या कहा? बौद्धिक क्रांति का। और इसका कारण क्या है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को बौद्धिक कहने के पीछे इसका मूल मर्म है, इस क्रांति का आधार वहाँ के दार्शनिकों ने तैयार किया था। अब कौन कौन से दार्शनिक हैं हम उनके बारे में जानेंगे। देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि को तैयार करने पर वहाँ के जो बड़े दार्शनिक थे, उनमें सबसे बड़ा नाम रूसो को लेते हैं। रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का मसीहा कहा जाता। रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का जनक कहा जाता। रूसो के बारे में नेपोलियन बोनापार्टा कहा करता था, रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती। यानी रूसो सही अर्थों में क्रांति का मसीहा था। एक स्विट्जरलैंड के मध्यवर्गीय परिवार में, गरीब परिवार में जन्म लेता है, और चर्च और निरंकुश शासन की नीतियों की वह कटु आलोचना करता है। रूसो ने सबसे पहले, उसका एक कथन आता है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन उसके पांव जंजीरों में जकड़े होते हैं। यानी अक्सर सवाल पूछा जाता है किस दार्शनिक का कथन है कि मनुष्य का जन्म स्वतंत्र रूप से होता है लेकिन उनके पांव जंजीरों में जकड़े होते हैं। इसका सही उत्तर है रूसो है। क्या है? रूसो। और रूसो ने चर्च और निरंकुश शासन की नीतियों की कटु आलोचना की। और रूसो एक किताब लिखता है, सामाजिक समझौता। क्या लिखता है? सामाजिक समझौता। रूसो ने सामाजिक समझौते नामक पुस्तक के माध्यम से फ्रांस की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उनके बारे में वो रेखांकित करता है। और जो दूसरी कृति है एमिल है। क्या है? एमिल। यानी रूसो
एक ऐसे चिंतक थे जो मनुष्य की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। यानी रूसो का जो नारा था, रूसो कहता था कि वो कहता था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जीवन का आधार है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा देता है। वही आगे चल करके 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का नारा बनता है। क्या है? 1789 का क्रांति का नारा बनता है। जैसे फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और जैसे अमेरिका में 1776 में क्रांति होती है तो वहां पर नारा क्या था? बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। क्या है? बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। और 1857 की जब भारत में क्रांति होती है उसका नारा क्या था? रोटी और कपड़ा। क्या नाम का था? रोटी और कपड़ा का नारा दिया गया था। पामर्स्टन साहब भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय यह नारा दिया जाता है। यानी आप बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वह एक विद्वान मध्यवर्गीय क्रांति कहता है, दूसरा विद्वान कहता है यह सरभारा वर्ग की क्रांति, और विद्वान को जो तीसरा पक्ष है यह बौद्धिक क्रांति कहता है। और बौद्धिक क्रांति का मॉडल सबसे पहले रूसो तैयार करता है। रूसो फ्रांस के महान चिंतक और दार्शनिक थे। सबसे पहले उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया, जो आगे चल करके फ्रांसीसी क्रांति का नारा बनता है। यानी फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? रूसो ने प्रतिपादित किया था। और जा करके आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति का क्या बनता है? नारा। क्लियर है आप लोग को? अब हम सेकंड दार्शनिक के रूप में मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम था? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू भी फ्रांस के महान दार्शनिक थे और फ्रांस के समाज, चर्च और वहाँ के निरंकुश शासन के बारे में आम जनता के सामने वो उस कमियों को लाता है। यानी मॉन्टेस्क्यू ने दो सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत पृथक्करण का सिद्धांत देता। क्या देता है? पृथक्करण का। पृथक्करण क्या? द स्प्लिट ऑफ लॉ क्या है? न्यायपालिका, चर्च और राजनीति तीनों अलग अलग हैं। न्यायपालिका, चर्च और राजनीति अलग अलग है। तीनों के कार्य क्षेत्र अलग है। तीनों में हस्तक्षेप का सिद्धांत है। तीनों के मध्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। क्या? तीनों के मध्य क्या होना चाहिए? हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एक तो यह प्रश्न था। और दूसरा जो कहता है, मॉन्टेस्क्यू ने एक चीज कहा था। मॉन्टेस्क्यू का एक विचार बहुत फेमस रहा है। वह रहा है कि जो चर्च है, चर्च अपने राजनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग करता है। एक बार उन्होंने कहा था 100 बार चूहों का जन्म लेने से बेहतर है एक बार शेर का जन्म लो। लुई 14 ने मॉन्टेस्क्यू का भी उल्लेख मिलता है। वह कहता था 100 बार चूहों का जन्म लेने की अपेक्षा एक बार शेर का जन्म लिया। मॉन्टेस्क्यू इस तरह का चिंतक था और मॉन्टेस्क्यू ने पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, द स्प्लिट ऑफ लॉ। और उसकी एक पुस्तक थी द पर्शियन लेटर। यानी मॉन्टेस्क्यू निसंदेह फ्रांसीसी क्रांति में एक बड़े पुरुष के रूप में थे और फ्रांस के जो समाज और वहाँ की जो विषमता थी उसको सामने लाया। चर्च की नीतियों की आलोचना किया। चर्च का न्यायालय और राजनीति में जो हस्तक्षेप बढ़ रहा था उसकी आलोचना की, उनसे अलग रखने की वकालत की। और मॉन्टेस्क्यू को निसंदेह फ्रांसीसी क्रांति के एक विचारों के रूप में उनको महत्ता दी गई। और तीसरे जो दार्शनिक थे वॉल्टेयर। वॉल्टेयर के बारे में कहा जाता है यह पेशे से कवि थे। क्या थे? पेशे से कवि थे। और वॉल्टेयर को फ्रांसीसी क्रांति के विचारों का दर्पण कहा जाता है। और वॉल्टेयर अपने रचना कविताओं के माध्यम से वह चर्च की निरंकुश शासन प्रणाली
तथा राजतंत्र के दैवीय निरंकुशता को आम जनता के सामने लाता है। यानी आप कह सकते हैं वॉल्टेयर एक ऐसे चिंतक थे, एक ऐसे दार्शनिक थे जो पेशे से कवि होते हुए अपने विचार, अपने रचनाओं के माध्यम से फ्रांस की सामाजिक दशा और निरंकुश राजशाही शासन, चर्च के बढ़ते प्रभाव को आम जनता के सामने लाया। इससे फ्रांस का समाज अपनी नीतियों, अपनी व्यवस्था के बारे में जाना और फ्रांस की जनता के अधिकार क्या है, राइट्स क्या है, इसको आम जनता के माध्यम से अपने लेखों के माध्यम से उन्होंने बताया था। और तीसरा जो दार्शनिक दिदरो साहब थे, कौन थे? दिदरो। यानी चौथे दार्शनिक कौन थे? दिदरो। दिदरो भी फ्रांस के एक प्रख्यात दार्शनिक चिंतक थे। उन्होंने ग्रंथ लिखा था इनसाइक्लोपीडिया। क्या ग्रंथ लिखा था? इनसाइक्लोपीडिया। यानी कह सकते हैं इन्होंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की, इसका नाम है विश्वकोश। और विश्वकोश में क्या दिखाया गया है? फ्रांस के तत्कालीन समाज, वहाँ की चर्च की स्थिति, वहाँ के दैवीय निरंकुश शासन इत्यादि गतिविधियों को बताता है। यानी फ्रांस की क्रांति कैसी क्रांति? एक बौद्धिक क्रांति। कैसी क्रांति? बौद्धिक क्रांति। फ्रांस की क्रांति कैसी थी? बौद्धिक क्रांति, क्योंकि इसका मॉडल दार्शनिकों ने तैयार किया था। और दूसरा चीज है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश शासन का अंत होता है और मध्य वर्ग की सत्ता स्थापित हो सकती है। दूसरा विद्वानों का मत है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति मध्य वर्ग की क्रांति। अब तीसरा जो हम लोग जिसके बारे में अब जा रहे हैं हम लोग चिंतन करने के लिए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग की स्थिति क्या थी? सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है निरंकुश। सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है ऐसे वर्ग जो निर्धन है, भूमिहीन है, गरीब है, जो जीविका के लिए, अपने जीवन पालन के लिए श्रम पर आधारित है। यानी सर्वहारा वर्ग एक ऐसे वर्ग को कहा जाता है जहां पर जिसके पास कोई अतिरिक्त भूमि न हो, अतिरिक्त सामाजिक राजनीतिक अधिकार न हो। यानी सर्वहारा वर्ग की आबादी फ्रांस में 90% है, लेकिन उनके आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण महज 10% है। यानी आप कह सकते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या सर्वहारा वर्ग की क्रांति थी? जी नहीं, सर्वहारा वर्ग की क्रांति में नहीं थी, यह पूर्णतः मध्य वर्ग की क्रांति। इसके बाद शासन और सत्ता में मध्य वर्ग का उदय होता है। यदि कहीं सर्वहारा वर्ग की क्रांति रही है 1789 की क्रांति रूस में रहा। 1917 में रूस की जो बोल्शेविक क्रांति वह सर्वहारा वर्ग की क्रांति। रूस की बोल्शेविक क्रांति सर्वहारा, इसका परिणाम क्या था? 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति का परिणाम यह था, रूस में 400 वर्षों से निरंकुश जारशाही शासन का अंत होता है। लेनिन जो एक समाजवादी विचारों का उद्घोषक था और लेनिन एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा था, जो रूस में शासक वर्ग बनता है। यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद मध्य वर्ग सत्ता का हकदार बना। वही 1917 में आप कह सकते हैं रूस की बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में सर्वहारा वर्ग का उदय होता है। यानी कुल मिलाकर के 1789 की क्रांति को पहला तत्व कहता है मध्य वर्ग की क्रांति, दूसरा तत्व कहता है या बौद्धिक क्रांति, और तीसरा जो उसकी प्रॉपर्टी जो विशेषता बताता है 1789 की क्रांति एक वैश्विक क्रांति। कैसी क्रांति? वैश्विक क्रांति। यानी 1789 की क्रांति ने वैश्विक क्रांति थी। हम क्या दुनिया को 1789 की क्रांति ने क्या दिया? पूरे दुनिया को स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का संदेश दिया। यदि कोई अचीवमेंट है 1789 की क्रांति का तो निरंकुश शासन के अंत के बाद दुनिया को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व देना। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता भारत के संदर्भ में कहा जाता है औपनिवेशिक शासन से मुक्ति, लेकिन यह सही परिभाषा नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब होता है हर नजरिए से स्वतंत्र होना, हर दृष्टिकोण से स्वतंत्र होना। और समता क्या है? जहाँ पर राजनीतिक समता हो, आर्थिक समता हो, सामाजिक समता हो, हर तरह की समता हो। और इसके बाद बंधुत्व, भाईचारा क्या है?
भारत की जो संस्कृति रही, भारत की सभ्यता रही, हमेशा बंधुत्व के बारे में कहती रही। वह ऐसा बंधुत्व कैसा है, भारत के संदर्भ में कहा जाता है भारत विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषा, विभिन्न रीति रिवाज, विभिन्न परंपराओं का देश है। इसमें भाईचारे का सिद्धांत या प्राचीन काल से भारत में है। भारत की संस्कृति के मूल में वह हम वसुधैव कुटुंबकम को अंगीकृत करते हैं। ऐसे में भारत की सभ्यता और संस्कृति प्राचीनतम सभ्यताओं संस्कृतियों में 1000 गुना बेहतर मानी जाती है। यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। भारत के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा। भारत के संदर्भ में कैसे कह सकते हैं, भारत के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। भारत के संदर्भ में भारत अंग्रेजी औपनिवेश का अंग्रेजी शासन का गुलाम था। भारत में सब स्वतंत्रता के संघर्ष हुए, यानी 1857 की क्रांति, 1789 की क्रांति से सबक लिया होगा, यानी भारत में भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ होगा। और दूसरी चीज है, दुनिया के जो गुलाम देश थे, दुनिया के गुलाम देश थे, वे लोग भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के लिए राजी होते हैं। यानी कह सकते हैं दुनिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ जो वैश्विक अभियान चला वह कह सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति की देन है। एक तो यह कह सकते हैं। दूसरा समता, समानता के बारे में महान शासक नेपोलियन बोनापार्टा कहा करता था, समानता स्वतंत्रता से भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए स्वतंत्रता, समता मूलक समाज, समता मूलक व्यवस्था की स्थापना पर यह 1789 की फ्रांसीसी क्रांति बल देती है। और तीसरा है भाईचारा, यानी दुनिया में चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी पंथ का हो, हमारे भाई बहन, माता पिता ही समान है। यानी इसका भी संदेश 1789 की क्रांति। और लेकिन भाईचारे का चर्च और निरंकुश शासन में यह असंभव था, यानी 1789 की क्रांति पहली चीज है मध्यवर्ती क्रांति, दूसरी चीज है बौद्धिक क्रांति, और तीसरा जो तत्व है 1789 की क्रांति एक वैश्विक क्रांति, जो जिसने दुनिया को स्वतंत्रता, समता और भाईचारे का संदेश दिया। आज हम लोग इसी